आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता। न्यूज़ लॉन्ड्री के साप्ताहिक हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते मैंने होस्ट की कुर्सी का गबन कर लिया है, अतुल यहाँ नहीं है, तो आपको मुझे झेलना पड़ेगा इस हफ्ते। और इस हफ्ते हमारे पास शानदार पैनल है, बहुत ज़रूरी आवश्यक ज़िंदगी से जुड़े मुद्दों से बात करने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भवरीन कंधारी, वो पर्यावरणविद हैं, आप उन्हें लगातार टीवी पर भी देखते होंगे। और उनका एनजीओ भी है वॉरियर मॉम्स, वो पर्यावरण में से जुड़े मुद्दों की बात करती हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं और उस पर काम भी करती हैं। तो भवरीन, न्यूज़ लॉन्ड्री के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उमेश भी जुड़ेंगे बिहार से, जब हम बिहार के चुनावों से जुड़े बात करेंगे। पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आनंद वर्धन। आनंद को आप लगातार हफ्ता और चर्चा पर देखते रहते हैं, वो कॉलम भी लिखते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री पर निरंतर। तो आनंद, आपका भी स्वागत है। हृदेश जोशी जी हैं, प्रसिद्ध पर्यावरण पत्रकार, और सिर्फ पर्यावरण नहीं, वो और भी मुद्दों पे बहुत अच्छी उन्होंने लंबी रिपोर्टिंग करी है दशकों तक। तो हृदेश, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। शुक्रिया। और आज रमन सर भी हैं हमारे साथ, मुझे बहुत दिन से नहीं मिले थे तो मैं कह रहा था रमन सर कहाँ गए, पर आज वो स्टूडियो में है, चर्चा में हमारे साथ। वेलकम रमन सर टू चर्चा। थैंक यू। तो हम मुद्दों की तरफ बढ़े, विकास आपको हेडलाइन बताया, फिर हम बातचीत की तरफ बढ़े। उससे पहले एक दो छोटी छोटी सूचनाएं। पहला तो बिहार के चुनाव, बस अब वो बादल मंडरा ही रहे हैं हम सबके ऊपर। 6 तारीख को और 11 को बरसेंगे पहले और दूसरे फेज में। तो बिहार का एनएल सेना हमारा चालू है, आप उसमें योगदान करें। बिहार से ज़मीन की रिपोर्टिंग, हमारे रिपोर्टर अतुल हैं वहाँ पर, श्रीनिवासन जैन भी हैं, बसंत भी हैं, और प्रोड्यूसर भी गए हुए हैं। तो चुनाव से लेकिन लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे, ऐसी बातें जो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके चुनाव अभियान में गुम हो जाती हैं, लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दे हम उस पर रिपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इस एनएल सेना को जल्दी से जल्दी पूरा करें। और हमेशा की तरह आप हमें अपने सुझाव, और अगर आपको कोई आलोचना करनी है तो वो तो ज़रूर भेजें, और वो आप भेज सकते हैं माफ़ कीजिएगा, हमारे या तो वेबसाइट पर जाकर, तो मैं एड्रेस बता देता हूँ, वो है www.newslaundry.com/podcast-letters। और अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर, और सब्जेक्ट में चर्चा लिखना ना भूलें, हमारे प्रोड्यूसर्स को उसे छांटने में ईमेल को आसानी होगी। मैं परिचय कराना भूल गया था, विकास जांगड़ा हमारे हिंदी डेस्क के सर्वे सर्वा, वो आज ऑनलाइन जुड़ रहे हैं क्योंकि स्टूडियो में हाउसफुल है आज। तो विकास आज ऑफिस में ही है, लेकिन आज वो आराम से बैठे हैं अपनी डेस्क पर। तो विकास, आपका भी चर्चा में स्वागत है। कृपया सुर्खियों की बात करें, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस हफ्ते सर सबसे पहली सुर्खी तो मैं वही बता देता हूँ जिस पर हम चर्चा का विषय भी जो है कि यमुना किनारे जो है छठ पूजा के लिए एक कृत्रिम तालाब बनाया गया। और इसके बाद ये तालाब आप आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने जो है इसका एक तरीके से सोशल मीडिया पर खुलासा कर दिया कि ये जो है तालाब वो यमुना के पानी का नहीं है। और ये भी चर्चाएं थी इस दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो छठ के मौके पर यहाँ पूजा करने, डुबकी लगाने जो है आएंगे। हालांकि ऐसा बाद में नहीं हो पाया जब ये मामला मीडिया में काफी आ गया। न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी रिपोर्ट किया पहले, तो जैसा आपको विकास ने बताया, सौरभ भारद्वाज ने उसको हाईलाइट किया सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर देखने को मिला कि जगह जगह AQI नापने वाले सेंटर्स पर, जहाँ वायु की गुणवत्ता नापी जाती है, वहाँ लगातार स्प्रे चल रहे हैं और पानी का छिड़काव हो रहा है, और सरकार बेसिकली सच छुपाने में लगी हुई है बजाय काम करने की ईमानदारी से। और ये रिपोर्ट जब वायरल हुई और फिर और संस्थानों ने भी रिपोर्ट किया, तो पता चला ये तालाब अलग है, इसका पानी बाहर से लाया गया है, और यमुना अलग बह रही है। तो संगम बस होते होते रह गया दिल्ली में ही, थोड़ा सा माइक्रो संगम। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए, वो तो खैर वो होना भी था तो उसका पुष्टि नहीं है, बट ये बात थी कि वो करेंगे बिहार चुनावों को लेकर। पर उसके बाद दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार बेधड़ल्ले से इस काम में लगी हुई है। अब वहाँ ट्रक व्रक खड़े हैं, आप देख सकते हैं अब कि क्या चल रहा है, पानी लाया जा रहा है, उसको डाला जा रहा है। तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ भवरी, कि ये एक तो आप इतने साल बाद भी यही बात कर रही हैं, फिर दिवाली के बाद के हफ्तों में जगह जगह, ये अपने आप में एक विडंबना है। बट उससे आगे अगर हम बात करें तो आप इस काम में सस्टेन तरीके से लंबे समय से लगी हैं।
क्योंकि हेडलाइन में चीज़ें आ गई और कुछ बुलेट पॉइंट हर बार की इस पर्यावरण और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण की बातचीत से रहते हैं या सरकारों के झूठ बोलने से। पर इतने सालों में आपकी नज़र में क्या बदलाव देखा आपने, कमियों में भी अगर हो सके, और अगर कुछ अच्छा भी कर रही हैं हमारी सरकारें या एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक खुद मिलके कुछ अच्छा कर रही हो तो? एक तो बात बहुत होने लग गई है, तो वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि एक टाइम में 6-7 साल पहले भी कोई इतनी बात नहीं थी। कोविड से पहले की भी बात कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल था एक प्रदूषण के बारे में किसी को कन्विंस करना या बोलना। बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनको हम उस टाइम में बोलते थे 2012-11 में, तो वो कहते थे ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई बात नहीं है ही नहीं कुछ सो ऑब्वियसली एक एक्सेप्टेंस है। लेकिन अभी तो मतलब मुझे तो ज़्यादा कमियां ही हैं जो नज़र आती हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि वही बात बार बार बोली जाती है। मैं आपको एक छोटा सा, क्योंकि मैं भी कोई यमुना के उसमें कोई ऐसे नहीं है कि मेरे को बहुत कोई नॉलेज है या मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट ऑफ कोर्स मैं आसपास इतने सारे लोग इतने बढ़िया काम कर रहे हैं, जो ज़मीन के लोग हैं वो इतना काम कर रहे हैं, यंग लोग हैं, अर्थ वॉरियर्स में हैं, वो पंकज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उनसे सीख ही रहे हैं हम लोग भी। कितना कुछ पता चलता है हमें कि वहाँ क्या हो रहा है। नहीं, पर निरंतर इतने साल आप लगातार विटनेस हैं, नेचुरली विटनेस है, विटनेस तो हर सिटीजन है दिल्ली का, उसको पता है। अब ये इतनी बात क्लियर हो चुकी है, जो सबको मालूम है कि ये सारा जो प्रदूषण है ये आ रहा है, इंडस्ट्रियल है आपका, यहाँ से जो सूएज है, मेन चीज़ है सूएज आपके, जो दिल्ली से जाते हैं 2 तरह के आपके जिसमें ऑर्गेनिक होता है और दूसरा जो केमिकल्स वगैरह, इनऑर्गेनिक वगैरह। सो ये जाता है, यहाँ से सारा मिक्स होता है, तो आपने सूएज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। अब वो कितना टाइम चला गया है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट्स क्यों नहीं ठीक हो रहे। ये इतनी आसान, मतलब गवर्नमेंट के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि पीछे करप्शन है, पीछे काम नहीं करना दे रहे लोग, जो बड़े पावरफुल लोग हैं। फिर सारी बात आके पावर और मनी पे रुकती है। हर चीज़ की कहानी वहीं पर ही रुकेगी। सो ये अब जब गवर्नमेंट बोलती भी है, वो बोलते भी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं जो बहुत काम करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुकाव हो जाता है। 3 जो कंपोनेंट हैं नदी में किसी भी पानी की साफ रहने के, पीने का पानी तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें तो कोई भी पॉल्यूटेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो पानी नदी में छोड़ा जा रहा है या नदी के पानी की जो गुणवत्ता है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इसको पैरामीटर जो है वो 3 डिसाइड करते हैं मोटे तौर पर। पहला है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए, दूसरा है उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, और तीसरा है कि उसमें फीकल कॉलिफॉर्म कितना है। तो इसके जो घुलित ऑक्सीजन जिसे हम कहते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो 5 mg पर लीटर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस ऑक्सीजन का मिनिमम लेवल इतना होगा, इससे ज्यादा होगा, तो उसमें जो प्राणी हैं, मछलियां हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो जिंदा रह पाएंगे, जल का जीवन चल पाएगा। इससे कम होएगा तो वो खत्म हो जाएंगे, विच विल अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वाटर। दूसरी चीज आती है हमारी जो है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज डिमांड, सो डिमांड शुड बी लेस। 3 mg से ऑक्सीजन शुड बी हाई, डिमांड शुड बी लेस। अब इसी में घोटाला समझाने के लिए इतनी बात बता रहा हूं कि उसमें 3 mg पर लीटर, जैसे वो 5 mg पर लीटर और मोर, 3 mg पर लीटर और लेस, ठीक है, यानी अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये होना चाहिए। और तीसरा है फीकल कॉलिफॉर्म, जिसको नापने की यूनिट को MPN कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, वो 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए। These are the 3 बेसिक थिंग जो थोड़ा सा भी कोई पर्यावरण को कवर करता है, उसको वो करता है, या कोई अधिकारी है, उसको पता होनी चाहिए बात। अब जिस बात की और भवरीन ने महत्वपूर्ण इशारा किया उसमें यह है कि जब ये डेटा आते हैं, या तो ये डेटा गलत होते हैं, या ये डेटा में साफ फजिंग दिखती है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रही है और BOD भी बढ़ रहा है, सॉरी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी बढ़ रही है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये बात पहले हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊं, इसके अलावा जो अमोनिया और सर्फेक्टेंट की बात है, अमोनिया पानी में आती है और सर्फेक्टेंट है और पीएच है, ये 3 चीजें और हैं। तो अमोनिया का और ये जो जैसे मैंने कहा ना 500 MPN पर 100 ml होना चाहिए, आप जानते हैं इसका लेवल कितना होता है यमुना में? कई बार ये 50,000 से ऊपर जाता है, जो 500 होना चाहिए, कई बार 1 लाख तक भी होता है। अभी हाल की रिपोर्ट में 21,000 से ऊपर था, विच इज वेरी, जैसे वो तो यूज ही नहीं किया था, नहाने के लिए आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। मुझे ये भी दिखता है कि
अर्बन प्लानिंग जनरली इस देश में, और देश का दूसरा हिस्सा इसको स्थानीय समाचार मानेगा, राष्ट्रीय समाचार नहीं मानेगा। उसके हेडलाइंस में, देश के हेडलाइंस में ये नहीं आएगा। हम यहाँ बैठे हैं इसलिए लग रहा है कि ये राष्ट्रीय हेडलाइन है। एक है कि जो भी बड़े शहर हैं और अब छोटे शहर भी, देयर इज़ अ सेकंड सिटी मिसिंग इन एवरी सिटी। तो जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और भी सीवेज भी उसी में आता है वगैरह, वो जो पॉपुलेशन प्रेशर उसको कई दशक पहले ही आउटपेस कर चुका है। तो दूसरा शहर हर शहर में नहीं है, हर शहर में दूसरा शहर गायब है। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर इसका भी है। 90s में मुझे याद है मैं पत्रकारिता में आ गया था, और उसमें जब हम स्टोरीज करते थे और करवाते थे, तो उस समय था STP काउंट करते रहते थे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। STP जैसे कि STP जैसे ही आएगा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। मुझे याद है कि 90s में ही, अर्ली 90s में मेरा इज़ अ लेजेंडरी फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट परवीन जैन, उसने पहली पिक्चर ली थी झाग वाली, जो पानी का जो झाग है जो हम देखते रहते हैं अभी। तो पहली पिक्चर 90s में, अर्ली 90s में, वो अभी उस समय एक्सप्रेस में थे या पायनियर में थे? पायनियर में थे या एक्सप्रेस में थे, अभी वो प्रिंट में है परवीन। तो तब वो ली थी। तो STP काउंट करते रह गए, कभी ओखला वाला STP आया नहीं आया, ये रिपोर्ट हो रहा। मुझे यही भी याद है कि 90s में ही या अर्ली 2000 में 10,000 करोड़ रुपीस का पूरा यमुना सिर्फ दिल्ली नहीं है ना, उसकी बाउंड्री नहीं है, बाहर से आती है, सब कुछ है। तो पूरा एक 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वो 10,000 करोड़ से क्या किया उन्होंने, STP एस्टेब्लिश किए, क्या नहीं किए। अब लेटेस्ट जो आया है ये मतलब कि जो नई इंफॉर्मेशन है, जो नई स्कैम नहीं, वो देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन वो उसका भी अगर आप रूप देखें, आम आदमी पार्टी के टाइम पे था जब केजरीवाल ने कहा कि मैं हर हालत में यमुना को क्लियर कर दूंगा, मतलब कि नहीं तो मुझे वोट मत देना, मैं खुद उसने इतना कुछ बोल दिया था। लेकिन इतना आसान नहीं है ना। STP जैसे इन्होंने कहा कि STP तक कोई लेके तो जाए, वहां तक लेके जाने का दिल्ली में है ही नहीं। सरकार को हर चीज का डेटा चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इवन आप ओला उबर बुक कर रहे हैं तो कौन सी डिवाइस से बुक कर रहे हैं, उस हिसाब से आपसे पैसे भी चार्ज कर लिए जाएंगे। कितनी सारी चीजें जो है वो सरकार डेटा के तरीके से मैनेज कर रही है। लेकिन वही डेटा जब सरकार को एक्सपोज करने के लिए मान लो आप इस्तेमाल करें, जैसे पहले के टाइम में होता था, हम देखते थे जब राजनीतिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि ये मेरा डेटा नहीं है, सरकार बताए ये सरकार का ही डेटा है, सरकार के विभाग का डेटा है। लेकिन अब सरकार जो है वो डेटा पे ही पूरा पानी फेर दे रही है। तो एक तो वो तो तरीका है ही उसको देखने का, और दूसरा ये है कि इसमें जितना खर्च हो रहा है और जिस तरीके के उपायों पर खर्च हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जैसा हमने दिवाली में देखा, ये सब आप क्लाउड सीडिंग जैसे महंगे प्रयोग कर रहे हैं जिसकी सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है और बहुत ही कम दर है उसकी सफलता की भी। लेकिन साथ ही साथ आप उससे ज़्यादा प्रदूषण बढ़ा दे रहे हैं पटाखों का और धर्म के और बाकी चीज़ों के नाम पे कि ये तो हमारी आस्था का विषय है और उससे जुड़ा है, जिस पे हमने पिछले हफ्ते चर्चा भी की थी। तो उतना आप बढ़ा दे रहे हैं और जब आपको पता है कि चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर आप डेटा बंद कर दे रहे हैं। लोगों को इस विषय को समझना चाहिए क्योंकि उनके अंतरंग और व्यक्तिगत जीवनों से जुड़ा है, भले ही उन्हें न लगता हो। और न्यूज़ लॉन्ड्री इस पर कैंपेन चला ही रहा है पूरे साल से, पिछले साल से। आज क्या AQI हमारी रोज़ रिपोर्ट जाती है, तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मुद्दा जनता के बीच पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि जैसा रितेश ने बताया आपको और भवरीन ने बताया और बाकी सब ने भी कहा, ये मुद्दा ऐसा है जिसमें आप जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे, जिसमें आप टेम्परेरी इलाज नहीं कर पाएंगे। प्रकृति की जो परेशानियाँ इतनी गहरी हो चुकी हैं उनका इलाज आप छोटे छोटे कामों से नहीं कर सकते। उसके लिए एक सस्टेन्ड लंबे समय तक प्रयास की ज़रूरत है और उसके लिए जनता में डिमांड करनी ज़रूरी है क्योंकि चुनावों में मुद्दे बनेंगे, नेताओं को लगेगा उनकी कुर्सी इस मुद्दे पर जा सकती है, तभी वो इस पर काम करेंगे। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और इस मुद्दे पे तो यही कहें कि अकर्मण्यता की नई नई परिभाषाएं सरकार लिख रही है, लेकिन क्लाउड सीडिंग भी उसमें एक रहा, पर हो सकता है अगला प्रयास सफल हो। अब हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और अगले विषय पर बिहार से चुनाव
को सर पर हैं। अगली चर्चा जब रिकॉर्ड होगी तब पहले चरण के चुनाव हो चुके होंगे बिहार में, और उससे बात करने के लिए उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से। उमेश, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। हालांकि ये बहुत ही क्लीशेड सवाल है, पर मुझे नहीं पता बातचीत की शुरुआत और कैसे की जाए कि आप जमीन पर हैं और आपके इलाके में या आसपास के जिलों में किसका पलड़ा आपको सही में भारी दिख रहा है। और मैं एक एडिशनल प्रश्न जोड़ देता हूं कि मीडिया में तो प्रशांत किशोर और जनसुराज बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ग्रामीण पर भी कुछ उनका है क्या, ये नहीं, ये केवल ये हवाबाजी है? तो अभी तक जो दिख रहा है वो 2020 वाली ही स्थिति दिख रही है ग्राउंड पे। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो सोशल मीडिया में जितना बज है उतना ग्राउंड पे उसका कोई बहुत असर नहीं दिख रहा है प्रशांत किशोर का। जी, तो शुरुआती रुझान तो यही है। खासकर ग्राउंड पे आप ये अभी भी दिख रहा है कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज, उसमें एक बड़ा वर्ग वो है जो अभी भी इस बात से डरता है कि नहीं आरजेडी को वोट करेंगे तो जंगल राज आ जाएगा, इस तरह की बातें वो अभी भी उनके जहन में ये बात चली, ये बहुत अभी भी है। और मुझे लगता है कि आरजेडी ने उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की है कि आप इस आरोप से किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं, तो ये अभी भी ग्राउंड पे दिखता है। आप अगर कह रहे हैं बिल्कुल 2020 वाली स्थिति है, तो कम से कम इतनी क्वेश्चन तो बदली है कि अब चिराग पासवान ने मतलब बिल्कुल पहुंचा करके जेडीयू के पीछे कैंडिडेट तो नहीं लगाए हैं, अब तो वो साथ में ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि जेडीयू की स्थिति बेहतर रहेगी पहले से? जी, जेडीयू की स्थिति बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि जो 2020 में जो हुआ था जदयू के साथ, तो अब वो बीजेपी वाले बहुत सतर्क, जदयू वाले बहुत सतर्क हैं। तो इस बार उनकी कोशिश है कि जो वो कम से कम वो डैमेज करना चाहते हैं, मान लीजिए चिराग पासवान को, जो जेडीयू के जो कोर जो कैडर हैं, वोटर हैं, क्योंकि उनके 2020 वाले तो याद है उनको, तो वो चाहते हैं कि इस बार उनका सीट बढ़े और चिराग का सीट घटे। बल्कि कई जगहों पे ये भी देख सकते हैं कि जदयू के जो वोटर हैं, वो हो सकता है कि ये वो ट्रांसफर ना हो बीजेपी में और चिराग की तरफ वो ट्रांसफर ना हो। अच्छा, ये भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि तो जदयू में लोग बता रहे थे नाराजगी भी चल रही थी किसी अमित शाह के बयान पे। हाँ बिल्कुल, और जदयू में क्या है कि इस बार लोगों की जो संवेदनाएं हैं, जो जदयू के जो सपोर्टर हैं, उनमें एक नीतीश को लेके एक सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी। वो वो देखते हैं कि भाई वो एक अकेले अलग थलग पड़ गए हैं, थोड़े बीमार भी हैं, तो उसको लेके बहुत सहानुभूति है लोगों में नीतीश को लेके। एक स्टैटिस्टिक्स है बिहार के कास्ट सर्वे में के इकोनॉमिक डेटा से कि बिहार में जो सरकारी नौकरियां हैं वो लगभग उस समय तक जब वो सर्वे की गई थी, वो जो लगभग 2 मिलियन है, 22-23 लाख हैं करीब, 20 लाख। और ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में 1.57 है। मतलब कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियां ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों से ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा है। और ये लोग कह रहे हैं दोनों एनडीए और महागठबंधन की इतनी लाख नौकरियां करोड़ मैं यही कहने वाला था, अगले सवाल मेरा यही था, इतनी करोड़ नौकरियां दे देंगे तो क्या नए विभाग बनाओगे उतनी नौकरियां देने के लिए? बीजेपी की जो कॉन्फिडेंस है अभी भी आज की डेट में, अगर आप, मैं तो वहाँ इन चुनाव में नहीं गया हूँ, लेकिन आप जितनों से भी बात करते हैं कि बीजेपी लेड अलायंस और जो अभी जितने भी पोल्स हुए हैं, उनका पोल्स जो डॉक्टर प्रणव रॉय बता रहे थे, उनमें भी सबसे आगे जो है वो एनडीए लेड अलायंस अभी के हाल में है, एनडीए अलायंस बीजेपी लेड, लेकिन वो भी हाफ वे मार्क को टच नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, 100 के आसपास, 98-99 महागठबंधन अलायंस है। इसके पीछे वजह क्या है? ये नौकरियां अनफॉर्चुनेटली, विच इज़ वेरी सैड टू से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चुनाव लास्ट में, जैसे आनंद ने कहा कि बॉयल डाउन होता है कि एक सिंगल एक्ट पे किस पे करना है। हाँ। और अभी भी जात और कम्युनलिज्म वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप किसी भी हाल में नकार नहीं सकते। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं
खबरें